हेलो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जनरली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट जाता है एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये जनरली डिफ़िकल्ट जाता है, तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बेस थ्योरम लग रही है। तो इसका एक तरीका है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग सोच सकते हैं बेस थ्योरम है। कंडीशनल का मतलब है कुछ हो जाने के बाद में कोई दूसरा इवेंट, कोई एक इवेंट हो जाने के बाद में कोई दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देर इज़ अंडर कंडीशन आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नेक्स्ट, बेस थ्योरम में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसमें ना B1 B2 Bn दे आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब किसी भी दो में कोई कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब ये सारा मिलकर सैंपल स्पेस बनाता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। बेस थ्योरम कहता है कि उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक इवेंट है, वो इवेंट कौन है वो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो बेस थ्योरम कहता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। मतलब B1 हो चुका उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी, B2 हो चुका उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी, Bn हो चुका उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन पूछेगा कि A हो चुका, अब B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। A हो चुका है तो B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेस थ्योरम पूछ रहा है कि B1 गिवन A क्या होगा। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn ये पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bn ये पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन A पूछा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन गिवन A, तो A की प्रोबेबिलिटी। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। तो बेस थ्योरम लगाने के लिए ए और बी आई इवेंट समझने हैं। तो ए क्या है, ए है व्हाट वी हैव, और B1 है व्हाट वी वांट, और B2 B3 से लेके Bn ये है alternate इवेंट्स सच दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी दो में कुछ कॉमन नहीं आएगा, एग्जॉस्टिव इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सब मिलके सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो और समझते हैं इसको। तो देर इज़ अ सैम्पल स्पेस, तो इसमें ये B1 हो रहा है, B2 हो रहा है, B3 हो रहा है, ऐसे ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये Bn इवेंट हो रहा है। तो A एक इवेंट है जो इन सब के साथ अकर कर रहा है। तो तुम समझना इसको, देखो ये A इवेंट है जो अकर कर रहा है। तो अब बेस थ्योरम कहता है कि तुम्हें B1 की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, B2 की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn तुम्हें पता होना चाहिए। तो फिर A गिवन B1 पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि B1 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2 पता होनी चाहिए, मतलब B2 हो चुका है, उसमें B2 होने A के होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bn मतलब Bn इवेंट हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn ये पता होना चाहिए। A गिवन B1, A गिवन B2 से लेके A गिवन Bn पता होना चाहिए। तो फिर पूछा क्या है, तो पूछा है कि A हो चुका है, अब B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। A हो चुका है तो B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो A हो चुका है तो B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस, अब मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, और ये दोनों अपने को पता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है A B1 के साथ अकर कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो वो B1 के साथ अकर कर रहा है, प्लस वो A B2 के साथ अकर कर रहा है, डॉट 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 ऐसे करके वो Bn के साथ भी अकर कर रहा है। तो ये डिनोमिनेटर में जो आया ये A की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये A की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन A निकालना है। तो न्यूमरेटर में तो आ गया B1 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1। अब उसी तरह से इन सारे टर्म्स को भी मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से तोड़ देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1
plus probability of B2 into probability of A given B2 plus dot 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 probability of Bn into probability of A given Bn, ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकाला है। तो सी ये सब मुझे पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन ए निकाल सकते हैं। और ए क्या है, व्हाट वी हैव, और B1 क्या है, व्हाट वी वांट। नेक्स्ट देखना, न्यूमरेटर में है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में इन सबके मल्टीप्लिकेशन का सम, इनके मल्टीप्लिकेशन का सम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन के 3 दोस्त हैं। तो एक दोस्त लंदन में रहता है, एक क्लिफ्टन में रहता है, एक वॉशिंगटन में रहता है। और उसने क्या किया, एक दिन एनवलप मिला उसे। तो एनवलप मिला तो उस पर सिर्फ वो 2 लेटर देख पा रहा था, ON। अब ON देख पा रहा था तो वो लंदन से भी हो सकता है, क्लिफ्टन से भी हो सकता है, वॉशिंगटन से भी हो सकता है। और तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लेटर लंदन से आया है, प्रोबेबिलिटी कि लेटर लंदन से आया है। तो देखो ए, व्हाट वी हैव कि 2 consecutive letters are ON, 2 consecutive letters, 2 consecutive letters ON found to be visible, found to be visible. B1, what we want कि letter come from London, letter come from London. तो B2, such that mutually exclusive and exhaustive event, तो letter come from Clifton. And B3, letter come from Washington. तो देखो ना कि ये ऑल्टरनेट इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, और एग्जॉस्टिव क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पूछा क्या है कि ON देख चुका है, यानी A हो चुका है, और लेटर लंदन से आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो B1 गिवन A। तो यहाँ से हमें पता कंफर्म हुआ कि बेस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हुआ कि बेस थ्योरम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेस थ्योरम कहता है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ये तीनों पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 ये भी पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की लेटर लंदन से आया 1/3, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है और लंदन से आने के एक फेवर एक ही है, तो 1/3 1/3 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 मतलब लेटर लंदन से आ चुका है, अब 2 कॉन्सेक्यूटिव लेटर ON है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे कि लेटर लंदन से आ चुका है और उसमें ON कॉन्सेक्यूटिव आने की प्रोबेबिलिटी। तो लेटर लंदन से आएगा तो कॉन्सेक्यूटिव लेटर कितने तरीके से देख सकता है, 1 2 3 4 5। तो 5 तरीके से कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स देख सकता है, और उसमें ON फेवर कर रही है 2, तो ये आ जाएगा 2/5। सिमिलरली कि A गिवन B2 का मतलब है लेटर क्लिफ्टन से आ चुका है, अब उसमें ON दिखेगा। तो क्लिफ्टन आने के चांसेस में, क्लिफ्टन में 2 कॉन्सेक्यूटिव लेटर कितने तरीके से देख सकता है, 1 2 3 4 5 6, और ON को फेवर कर रही है 1 ही। सिमिलरली वॉशिंगटन से लेटर आ गया, अब ON देखने के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वॉशिंगटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरीके से कॉन्सेक्यूटिव लेटर देख सकता है, और उसमें ON को फेवर कर रही है 1। तो हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन A, तो बेस थ्योरम तो हमने देखा था न्यूमरेटर में क्या आता है, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके लिख दो, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखो 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू 1/9। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड खो चुका है, तो अब बचे कितने, 51 कार्ड्स बचे, और उस 51 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले, वो दोनों कार्ड स्पेड आ गए। तो जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मिसिंग कार्ड स्पेड था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए, व्हाट वी हैव कि दोनों कार्ड स्पेड हैं, तो 2 ड्रॉन कार्ड्स आर स्पेड। What we have, 2 drawn cards are spade. B1, what we want, the lost card is spade.
लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। तो B2 की ऑल्टरनेट इवेंट, तो लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड। तो या तो स्पेड था या स्पेड नहीं था, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एग्जॉस्टिव, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग इसको क्या करेंगे, हार्ड डायमंड क्लब से करेंगे, वो भी चलता है। तो होगा क्या, ये 3 टाइम्स आ जाएगी B2, क्योंकि हार्ड डायमंड क्लब जो प्रोबेबिलिटीज देगा वो सेम ही होगी, तो वो 3 बार अलग अलग लिखेगा, यहाँ पर ये 3 बार एक साथ ही आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। और तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 कार्ड निकाल चुके हैं और मिसिंग कार्ड स्पेड था, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया बेस थ्योरम। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया बेस थ्योरम। पर बेस थ्योरम कहता है कि तुम्हें कुछ प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, ये पता होनी चाहिए। तो देखो B1 क्या है, B1 है कि स्पेड खोया था, तो स्पेड खोया था, तो फेवर की टोटल केस कितने हैं 52, फेवर कितनी करेगी 13, तो 1/4, तो 1/4। तो स्पेड कार्ड नहीं था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/4 यानी 3/4। नेक्स्ट A गिवन B1, अब ध्यान से B1 हो चुका है A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो B1 क्या हो चुका है कि एक स्पेड खो चुका है। तो अगर एक स्पेड खो चुका है तो बैग में जो 51 कार्ड हैं उसमें 12 स्पेड हैं और बाकी के 39 जो हैं वो नॉन स्पेड है। तो देखो, तो B1 हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो मिसिंग कार्ड स्पेड था, अब दोनों कार्ड स्पेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल केस 51C3, सॉरी एक मिस्टेक होगी, 51C3 नहीं होगा ना, कार्ड 2 ही ले रहे हैं, तो कार्ड 2 ले रहे हैं तो 2 आएगा 51C2। नेक्स्ट, अब दोनों कार्ड जो निकाले वो स्पेड थे, तो बैग में तो 12 स्पेड है क्योंकि एक खो चुका है, तो 12 स्पेड है, उनमें से कोई 2 कार्ड निकाले। नेक्स्ट B2 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। B2 क्या हुआ है कि वो स्पेड नहीं खोया, तो अगर वो स्पेड नहीं खोया तो अब बैग में जो 51 कार्ड है तो कोई नॉन स्पेड खोया है, तो इसका मतलब है बैग में 13 स्पेड है और 38 नॉन स्पेड है, तो 13 स्पेड है और 38 नॉन स्पेड है। तो देखो, तो 51 में से कोई से भी 2 कार्ड लिए और ए के होने की प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों कार्ड स्पेड आए, तो 13 फेवर कर, 13 में से कोई से भी 2 कार्ड आ जाएंगे, तो 13C2, क्योंकि बैग में 13 स्पेड पड़े तो कोई से 2 स्पेड आ जाएं, तो 13C2। नेक्स्ट है, हमें चाहिए था बेस थ्योरम B1 गिवन A, तो बेस थ्योरम के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दो, तो यानी 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2, और डिनोमिनेटर में कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये देखो 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। नेक्स्ट, अब कोई बच्चे हो सकते हैं जो इसको B2 मान ले क्लब होना चाहिए, B3 मान ले डायमंड होना चाहिए, B4 मतलब हार्ट होना चाहिए, तो ऐसे करेगा तो क्या होगा, ये जो टर्म है ये 3 बार अलग अलग लिखेगी, इसलिए ये 3 टाइम्स आया है, ये 3 टाइम्स इसलिए आया है, नहीं तो तुम अलग अलग लोगे तो ये क्या होगा 1/4 1/4 1/4 आ जाएगा, तो जब उसको ऐड कर रहे होंगे तो वो 3/4 ही आ रहा होगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिया, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है जो मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन है ABCD और 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट, 1 और मोर देन 1 आर करेक्ट, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी है, या तो वो गेस करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, या वो कॉपी करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो 3 इवेंट कर सकता है, या तो गेस करेगा या कॉपी करेगा या फिर वो जानता था, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। नेक्स्ट, उसने कॉपी किया और आंसर सही आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आंसर करेक्ट आ चुका है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ही नोज द आंसर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। तो देखो, तो A इवेंट व्हाट वी हैव, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। B1 व्हाट वी वांट, ही नोज द आंसर, knows the answer. Alternate events, तो B2 copies the answer and B3 guesses the answer.
तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकते, एग्जॉस्टिव क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि आंसर करेक्ट आ चुका है और वो जानता था इसकी प्रॉपर्टी निकालो। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया बेस थ्योरम, क्योंकि बेस थ्योरम कहती है प्रॉपर्टी ऑफ B1 गिवन ए, लेकिन बेस थ्योरम साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ B1, प्रॉपर्टी ऑफ B2, प्रॉपर्टी ऑफ B3, और तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B1, प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B2 एंड प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B3। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखो B1 यानी ही नोज द आंसर, तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? तो देखो B2 B3 ही गेसेस द आंसर, इसकी प्रॉपर्टी है 1/3, B2 ही कॉपीज द आंसर, इसकी प्रॉपर्टी 1/6। ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो ही नोज द प्रॉपर्टी की ही नोज द आंसर, इसकी प्रॉपर्टी होगी 1 - 1/6 - 1/3, तो विच इज 1 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 1 + 2, तो विच इज़ 1 - 3/6 विच इज़ 1/2, तो 1 - 1/2 इज़ 1/2। तो ही नोज द आंसर की प्रॉपर्टी होगी 1 - 1/6 - 1/3 विच इज़ 1/2। अब ध्यान से कि प्रॉपर्टी ऑफ A गिवन B1 मतलब B1 हो चुका है, वो आंसर जानता था। अब A के होने की प्रॉपर्टी कि आंसर करेक्ट है, तो वो जानता था तो यानी वो सही वाला ही जानता होगा, तो आंसर करेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये श्योर इवेंट है 1 कि वो जानता था और आंसर सही है, ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी 1। अब नेक्स्ट B2 हो चुका है, उसने कॉपी किया है और आंसर करेक्ट आया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 1/8 क्वेश्चन ने दे रखा है। नेक्स्ट है B3, उसने गेस किया। अब गेस कैसे कर सकता है? तो ABCD 4 ऑप्शन है, तो कम से कम एक टिक करना है उसको, कम से कम एक अटेम्प्ट करना है। तो या तो उसने 4 में से एक अटेम्प्ट किए, या 2 अटेम्प्ट किए, या 3 अटेम्प्ट किए, या चारों अटेम्प्ट किए। 4C1 होता है 4, 4C2 होता है 6, 4, 1, तो 6 - 4 = 10, 4 = 14 और 1 = 15, तो वो 15 तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। तो 15 तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, उसमें से करेक्ट एक ही होगा, तो 1/15। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? प्रॉपर्टी ऑफ B1 गिवन ए। बेस थ्योरम कहता है करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1, और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/6 × 1/8 प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 1/3 × 1/15। सो दिस विल बी द आंसर।